with the tutorial। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर। पहले तो सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरे सारे वीडियो मैं कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। और जैसे कि आपको पता होगा, ये आपका बैक टू बेसिक आपका पूरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, काइनेमेटिक्स के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, क्योंकि इसमें आपका सारा बेसिक्स जो है वो आपका कंप्लीट होता है। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं और जितने भी आईआईटी लेवल के क्वेश्चन हैं वो सब भी मैं कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे क्या आप अगर आपको इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए काइनेमेटिक्स के ऊपर कि काइनेमेटिक्स क्या है, वो किस ब्रांच से आया है, उसका मतलब क्या होता है, कितने तरह के मोशन होते हैं, 1D 2D 3D क्या है, तो वो सब जितने भी हैं, तो उसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके आप चेकआउट कर लें, तो उसमें आपको सारा ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का नंबर 1 टॉपिक जो है, जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा बैकवर्ड ले जाता हूँ कि जो मैंने काइनेमेटिक्स जो है ना, काइनेमेटिक्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला था नंबर 1 जो था आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ क्या था, स्ट्रेट लाइन था। दूसरा था मोशन इन अ वेक्टर था, ओके, सॉरी, मोशन इन अ प्लेन था। और जो तीसरा है आपका, वो आपका था मोशन इन अ प्लेन बट विद अ वेक्टर फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने काइनेमेटिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने नंबर 1 था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 था आपका मोशन इन प्लेन, और नंबर 3 जो है वो भी मोशन इन प्लेन है, बस उसका जो वेक्टर फॉर्मुलेशन में मतलब वेक्टर के फॉर्मूलास को क्या-क्या पढ़ना है वो हमको देखना है। तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है कि काइनेमेटिक्स क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसे जाके आप जल्दी से चेकआउट कर लें, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से सुनिएगा कि तीनों है ना एक सेपरेट आपका जो है चैप्टर है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि मैं काइनेमेटिक्स को एक साथ पढ़ा दूंगा कंप्लीट हो जाएगा, ये तीनों चैप्टर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको काइनेमेटिक्स कंप्लीट मतलब समझ में आएगा बेसिक्स, और उसके बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो कि है आपका क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो जब भी मैं इस टॉपिक का नाम लेता हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ये वाला लेटर को देख रहे होंगे, क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन है कम से कम, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी मोशन होने वाला है वो कोई एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो कोई एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, मोशन इन 1D भी कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं, मोशन इन 1D, दैट मींस जो मोशन जो होने वाला है वन डायमेंशनल में होने वाला है। और साथ ही साथ अगर इसमें कंफ्यूजन लगता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, तो सिंपली हम लोग कहना है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन, ठीक है। हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ लीनियर मोशन, ठीक है, हम लोग लीनियर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है, इधर मेरा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो या नेगेटिव एक्सिस की तरफ हो, वाई की तरफ हो, माइनस वाई की तरफ, जिधर भी हो, अगर वो एक ही तरह ट्रैवल कर रहा है एक ही डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन को बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने का मतलब कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम काम कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अपना पोजीशन को बदल रहा है, अभी पोजीशन ए पे है, 1 सेकंड बाद वो कहां चल गया, पोजीशन बी पे चल गया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन शर्त यही है कि वो लीनियर होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये नहीं कि एक्स वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, तब वो मोशन इन 2D हो जाएगा।
ना कि वो आपका लीनियर मोशन रहेगा। तो लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांजिशनल मोशन भी कहते हैं। तो सारा वीडियो वन में अपलोडेड है, उससे जाके आप चेक करें। ट्रांजिशनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको और क्या कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर कहते हैं। तो ये सब सारा टर्म है जो एक ही वर्ड को यूज करने के लिए किया जाता है, तो वो ध्यान में रखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है 1D में अपना मोशन कर रहा है, ठीक है, वन डायमेंशनल उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पे है, तो उसको हम लोग जो बताएंगे, ठीक है, उसको हम लोग बताएंगे तो दो तरीका ही हम लोग के पास बताने का। एक जो है ग्राफिकली हम लोग बता सकते हैं, एक जो है हम लोग उसको ग्राफिकली बता सकते हैं, मैथमेटिकली बता सकते हैं। तो अब अगर हम लोग ग्राफिकली बताना चाहेंगे तो हम लोग को किस किस चीज का जरूरत है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम लोग को ग्राफिकली बताना है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग अभी जस्ट मैंने बात किया कि जब भी अगर हम लोग को डिस्कस करना रहेगा किसके ऊपर, किसी का कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो हमको दो चीज के बारे में ध्यान रखना है। नंबर वन उसका पोजीशन क्या है, नंबर टू उसका टाइम क्या है। इसका मतलब अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन मल्टी में है और उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, समझना है, तो हम लोग को दो चीज पता रहना चाहिए कि उसका पोजीशन क्या है, ओके, उसका पोजीशन क्या है और वो किस टाइम में वो अपना वो पोजीशन को कैरी कर ले रहा है, ठीक है, किस टाइम में वो अपना पोजीशन को कैरी कर रहा है। तो हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को therefore we can understand the motion in a straight line with the help of a PT डायग्राम, ठीक है। तो PT डायग्राम हम लोग कहते हैं, PT डायग्राम कहने का मतलब यहाँ क्या है, पोजीशन और टाइम डायग्राम, ठीक है। तो यहीं से ग्राफिकल जो आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन है ना वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं ग्राफिकली किस तरह से डिस्क्राइब करना है और मैथमेटिकली क्या करना है, तो ये सब आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और भी जितने भी तरह का एडवांस न्यूमेरिकल है सारा सॉल्व करने में। इसलिए बेसिक्स को पहले कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीटी डायग्राम की हेल्प से हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को समझ सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। ये कंक्लूजन, ओके। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम लोग किस तरह से ग्राफिकली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीटी डायग्राम की हेल्प हम लोग समझ सकते हैं, तो ये पोजीशन एंड टाइम डायग्राम है। तो अगर हम लोग उसको मैथमेटिकली समझना है, तो जैसे ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो पोजीशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है ना, ठीक है, पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन, क्या लिख सकते हैं इसको, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का, अगर उसको मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये किसका फंक्शन है, टाइम का, तो वी कैन राइट f ऑफ t। तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, ये जो छोटा सा इक्वेशन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोग का क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन किस तरह से छोटा सा चीज बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल या फिर बड़ा बड़ा चीजों में किस तरह से यूज हो जाता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितना भी पता है ना, कि डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों को कैटेगराइज कर लेते हैं और फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं टग ऑफ वार बिटवीन अ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बारे में जितना भी हम लोग इंफॉर्मेशन है उसको मैं पहले राइट डाउन कर लेता हूँ। नंबर वन हम लोग क्या समझते हैं, डिस्टेंस जो है इट इज अ एक्चुअल, इट इज अ actual path, it is the actual path travel by an object, ठीक है। it is the actual path travel by an object। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, it is the shortest path acquired by an object that is initial
that is between initial and final position. ओके, नंबर 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहता है, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। ठीक है, मैं सब डिस्कस करूंगा, एक एक करके सारा टॉपिक को डिस्कस करूंगा, कहीं पे कोई फंसना नहीं है। ठीक है, नंबर 3 आप क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज डिपेंडेंट on a shape of the path traveled by an object। ठीक है, ये क्या है, डिपेंड करना है shape पे, और इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, it is इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो डेल्टा जो डी है दैट मींस जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, number 4 which is most important, that is it is a scalar quantity। ठीक है, और ये जो है हम लोग का क्या है, it is vector quantity। ठीक है, ओके, तो डिस्कशन में नंबर 1 पे आ जाते हैं, जहाँ पे है कि इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट और इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो दोनों का मतलब क्या है, सिंपल सा बात है कि मान लेते हैं कि हमको A टू C पे जाना है, A टू कहाँ पे जाना है, C पे जाना है। तो दो तरीका है, डायरेक्टली हम लोग A टू C पे चल जाए, और नहीं तो एक हम लोग मान लेते हैं एक लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए B, पहले A टू B पे जाए और B टू C पे जाए, दोनों ही तरीका है। ठीक है, दोनों ही तरीका है। तो डिस्टेंस जब भी बात हो तो वो एक्चुअल पाथ का बात करता है कि हमको टोटल पाथ कैलकुलेटिव चाहिए। मतलब अगर A टू C पे कोई जा रहा है, A टू कहाँ पे जा रहा है, C पे, तो पहले उसको बताओ कि वो A से पहले B पे गया, फिर B से पहले फिर C पे गया, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो AC ट्रैवल किया है। इसलिए डिस्टेंस को बोला जाता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, बजाय जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहता है कि हमको मतलब नहीं है कि आप कितना ट्रैवल किया, हमको सबसे शॉर्टकट तरीका चाहिए। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, मोशन जिसमें कम करना पड़े। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, AC जो सबसे नजदीक है तो वो अपना सबसे क्या किया, शॉर्टकट खोज लिया, जहाँ पे वो A से C के पास पहुंच गया। तो इससे क्या हो गया कि वहां पे सिर्फ मतलब है उसको कि भाई इनिशियल पोजीशन क्या है तेरा और फाइनल पोजीशन क्या है तेरा। ठीक है, अगर ये दोनों पता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ अपना ट्रैवल करेगा ही। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, तो डिस्कशन में नंबर 2 पे आ जाते हैं, जिसमें बोलता है कि जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी बंदा है, राम है, श्याम है, रमेश है, सुरेश है, अगर वो चल रहा है तो हमेशा हम लोग सुने कि जब भी वो चल रहा है तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, तो कभी आप ऐसा सुनते हैं कि अगर वो वापस घूम के आ गया कहीं से तो वो कभी बोलता है कि हम नेगेटिव 5 मीटर चल के आ गए हैं, पहले पॉजिटिव 5 मीटर चल रहे थे, अब नेगेटिव 5 मीटर चल गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी पोजीशन बदलता है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है, और टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं जा सकता है। हम लोग दिन में आगे बढ़ रहे हैं, डेट में आगे जा रहे हैं, डेट में पीछे जा रहे हैं, टाइम को भी बदलना है ना पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है उसको हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है नंबर 1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव कहने का मतलब
अगर स्पेसिफिक अपना वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब अपना पोजीशन को बदल रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ से अपना डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं यहाँ आगे पहुँच गया तो मैं एक्चुअल में वहाँ से यहाँ पे अपना पोजीशन को बदला हूँ, इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब नेगेटिव कब कहेंगे, मान लेते हैं ये मेरा आपका ओरिजिन टाइम है, ठीक है, ये मेरा क्या है ओरिजिन टाइम है, और अगर कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब जीरो पे आ जाते हैं, बहुत ही ट्रेंडी है ना, जीरो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आप फ्रेश सुबह सुबह एकदम खाना वाना खा के निकले और पूरा अपना काम पे गए, काम उम किए और सब कुछ मेहनत करने के बाद वापस अपना कहाँ पे आ गए, अपना घर पे आ गए। तो आप लोग स्टार्ट कहाँ से किए, घर से, और पहुंचे कहाँ पे, घर पे। तो इसमें क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि आपने कोई वर्क डन किया ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना पोजीशन बदलना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आप पोजीशन बदले नहीं, आप क्या किए, सब कुछ करने के बाद वापस कहाँ आ गए, घर ही आ गए, तो इसलिए आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। नंबर 3 क्या है कि ये डिपेंडेंट होता है शेप पे। कौन डिपेंडेंट होता है शेप पे भाई, तो जो डिस्टेंस है वो शेप पे डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है। मान लेते हैं ये रेलवे फाटक है और आप ब्रिज से भी जा सकते हैं, आप क्या करते हैं इलीगली ब्रिज से भी चल जाते हैं, मतलब पटरी से भी निकल जाते हैं ना। तो अगर मान लेते हैं कि कोई ऊपर से जा रहा है तो उसको तो इतना सारा डिस्टेंस सारा ट्रेवल करना पड़ा ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो हमको सारा पता करना पड़ेगा कि वो कितना ट्रैवल किया, ब्रिज में कितना किया, कितना स्टेयर्स चढ़ा, ये सब सारा को ऐड करेंगे ना, ये सब सारा को ऐड करेंगे तब जाके कहीं उसका डिस्टेंस निकलेगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ए है, बी है और यहाँ पे आपका सी है, तो अगर आपको सी में पहुंचना है तो ए बी प्लस बी सी तब होगा आप पहुंचेंगे उस पोजीशन पे, लेकिन वही यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट होगा। जैसे रेलवे फाटक का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे बहुत कोई इतना अच्छा से ब्रिज से जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं ब्रिज से ही क्रॉस कर गए, तो उसको क्या मतलब है कि भाई मेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है कि कितना, मतलब सबसे आसान तरीका बताओ जो हमको पहुंचना है, तो वो क्या है कि ये वाला पार कर दिया तो वो पहुंच गया। तो जहां सबसे आसान तरीका है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है शेप से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर ना हो। इसलिए यहाँ पे देखिए कि डेल्टा डी जो है, यहाँ पे डेल्टा मतलब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी बदलाव हो रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स आपका फाइनल पोजीशन, एक्स पर पोजीशन, और एक्स जो है आपका इनिशियल पोजीशन है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम लोग वी कैन राइट डेल्टा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ऑलराइट, नाउ नंबर 4 इज द स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। किस तरह से स्केलर क्वांटिटी हो गया, अच्छा जैसे मैंने अभी बोला कि जो रमेश है या सुरेश है वो 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, तो मैंने क्या उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐड किया। सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या मतलब मैंने ऐसा बोला कि 5 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला है, 5 मीटर वो साउथ की तरफ चला है, मैंने बस बोला कि वो 5 मीटर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक क्वांटिटी का बात हुआ है, एक साइज का बात हुआ है, मैग्नीट्यूड का बात हुआ है। यहाँ पे ये डिस्कस नहीं हुआ है कि वो कितना चला और बस कितना चला, ठीक है, और कितना किस डायरेक्शन में चला वो बात ही नहीं हुआ। तो जब हम लोग सेंस ऑफ डायरेक्शन को भी डाल दें कि भाई वो 5 मीटर तो चला है लेकिन नॉर्थ की तरफ चला है, तो अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गया मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वहां पे वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो जब दोनों ऐड हो जाए, ठीक है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कह दे रहे हैं, और जब दोनों नहीं हो, सिर्फ वहां पे बात हो कि 5 मीटर चला, तो वहां पे स्केलर क्वांटिटी हो जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं सारा टॉपिक को डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ही। तो अब जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉडी कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 20 सेकंड। कोई एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है और उस पाथ को कवर करने में उसको कितना सेकंड लग गया, 20 सेकंड लग गया, ठीक है, उसको कितना लग गया, 20 सेकंड लग गया। और इसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस मेरे को कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ 70 सेकंड। मतलब जब 70 सेकंड पूरा ट्रैवल हो गया तो कितना होगा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं कि वही डिस्टेंस उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे आसान क्या है कि उसको एक सर्कुलर को कंप्लीट करने में उसको कितना लग गया, 20 सेकंड लग गया ना।
एक सर्कुलर को कंप्लीट करने में उसको 20 सेकंड लग गया और वो कितना कर रहा है 70 सेकंड ट्रैवल कर रहा है। तो 70 सेकंड करने का मतलब कितना हो गया, तो एक सर्कुलर पूरा हुआ होगा, फिर दूसरा सर्कुलर, फिर तीसरा सर्कुलर और एक और क्या हुआ होगा, एक हाफ सेमी सर्कुलर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 20 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 20 सेकंड और ये कितना 10 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो गया 70 सेकंड हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या करना कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डिस्टेंस को, सिंस द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि ये जो सर्कमफरेंस यही ना आपका डिस्टेंस है एक्चुअल में। इसका सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का, हम लोग सब जानते हैं सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना सारा है सर्कल, 1 2 3 तीन सर्कल है, इसका मतलब 3 into 2 पाई r होगा। ठीक है, और एक क्या है आपका सेमी सर्कल है, तो वो सेमी सर्कल आपका कितना हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल उसका आधा, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6 पाई r और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r प्लस पाई r इज इक्वल टू हो गया आपका 7 पाई r। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन अबाउट 70 सेकंड। ओके, नाउ नंबर 2 आपका क्या आ जाता है, नंबर 2 आ जाता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है ना, नंबर 2 क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया है, क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट में जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाता है तब हम लोग उसको जीरो कहते हैं। ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहाँ से शुरू हुआ और ये क्योंकि सर्कुलर है ना, तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म भी हो रहा है, और ये भी वही चीज है जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो रहा है। इस तरह का केस में हम लोग जीरो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये तीनों केस आप देख लीजिए, तीनों कंप्लीट सर्कल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपका क्या है जीरो है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बचा क्या, सिर्फ एक हाफ सेमी सर्कल बचा। तो एक हाफ सेमी सर्कल जो रहता है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों को पता है क्या कि रेडियस जो है गिवन कितना दिया हुआ है r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है r दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि एक ही हाफ सेमी सर्कल बचा है, तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन होगा a, दैट मींस इनिशियल पोजीशन होगा a और जो फाइनल पोजीशन है वो होगा आपका b। तो ये होगा r और ये भी होगा कितना होगा r होगा, दैट इज द अबाउट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो a टू b में हम लोग को जाना है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ को देख रहा है ना, ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है रेडियस r, तो r प्लस r दैट इज 2r, और ये जितना भी ये सब जो वैल्यू था, क्योंकि तीनों सर्कुलर है और ये सब का डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, तो हम लोग क्या कहते हैं जीरो, और ये बचा क्या सेमी सर्कल का, तो बचा क्या 2r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अबाउट 70 सेकंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सिमिलरली एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। इसको डिनोट करते हैं v और सबस्क्रिप्ट में a भी रहता है या फिर v के ऊपर बार लगा देंगे तो भी, तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं v बार इज इक्वल टू डेल्टा h बाय डेल्टा t। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट इसमें नंबर ऑफ केसेस जो बनता है, ताकि जब आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर डायरेक्टली इस फार्मूला को फॉर्मुलेशन को यूज कर पाए। ठीक है, तो नंबर 1 केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, बॉडी जो है कवर कर रहा है अलग अलग डिस्टेंस को विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर 1 डिस्टेंस होगा s1 एक डिस्टेंस है और उसको टाइम उसका स्पीड जो रहेगा उसमें वो v1 है, मतलब v1 का स्पीड से वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। दूसरा डिस्टेंस होगा v2 का स्पीड से एक दूसरा डिस्टेंस जो है s2 को कवर कर रहा है। ऑलरेडी हम लोगों को पता है एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जब केस हो रहा होगा तो उसके लिए टाइम कितना लगा होगा s1 by v1, और ये जब केस हो रहा होगा तब हम लोग को टाइम कितना लगा होगा s2 by v2 लगा होगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया सर s1 प्लस s2, और जितना टाइम कितना लगा, टाइम लगा t1 का वैल्यू है s1 by v1 और t2 का वैल्यू है s2 by v2। तो टोटल टाइम हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। ना नंबर 2 इज इफ s1 is equal to s2, मतलब अगर डिस्टेंस जो है वो सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, मतलब हम लोग रेस लगाते हैं ना सब कोई, तो हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस तो सेम है, ऐसा तो नहीं कि कोई कहीं भी भाग रहा है, डिस्टेंस सेम है लेकिन हम लोग अलग अलग स्पीड से जाते हैं, तभी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे केस तो हम लोग क्या हो जाएगा कि इफ s1 is equal to s2, तो सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है टोटल, क्योंकि दोनों स्पीड इक्वल है, तो s1 is equal to s2, तो हम लोग लिख सकते हैं s, तो s प्लस s कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, यहाँ लोगों ने 2s लिख दिया।
और टाइम कितना हो जाएगा, अगेन टाइम इज इक्वल टू s1 by v1 और s2 by v2। अगेन यहाँ s1 और s2 क्या है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, s को यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, s s कैंसिल आउट, यहाँ पे एलसीएम लिए और डिवाइड किया, फार्मूला बन गया 2v1 v2 by v1 plus v2। ये आपका केस नंबर 2 है। नाउ केस नंबर 3, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 v2 एंड v3, मतलब होता है डिस्टेंस सेम है और यहाँ पे स्पीड आपका ऑलरेडी गिवन है v1 v2 v3, तो उस केस में आपका जो एवरेज स्पीड बन रहा है वो बनेगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v2 v3 v2 v3, ठीक है, v1 v3। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। ये कब यूज करना है, जब बॉडी जो है कवर करता है इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड गिवन है। अब केस नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, केस नंबर 4 क्या बोल रहा है, बॉडी मूविंग विद अ डिफरेंट स्पीड, ठीक है, क्या बोल रहा है, बॉडी मूविंग विद अ डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट इंटरवल्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिफरेंट टाइम इंटरवल का बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि भाई स्पीड जो उसका वेलोसिटी होगा वो v1 v2 v3 होगा, और टाइम उसको कितना लग गया, इतना स्पीड से जा रहा है, तब भी उसको टाइम लग गया t1 t2 t3। तो v1 लग गया इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, तो यहाँ पर v1 इनटू t1, ठीक है, v1 इनटू t1 v2 इनटू t2 एंड v3 इनटू t3, ये मेरा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अगेन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम तो हम लोग ऑलरेडी पता है t1 t2 t3। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, बहुत सारा हो सकता है, इसलिए v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस so on और यहाँ पे भी उसी तरह। देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, तो ये सब आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। जैसा कि मैं बोला कि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार कवर 1/3 पार्ट ऑफ अ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 20 km/h, मतलब कोई टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट जो है वो 20 km/h के स्पीड से कवर कर रहा है, और जो रिमेनिंग पोर्शन मेरा बच गया उसको 44 km/h के स्पीड से वो कवर कर रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है s, ठीक है, उसका 1/3 पोर्शन जो है वो 20 km/h का स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, रिमेनिंग पोर्शन को 44 km/h का स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। केस नंबर 1 हम लोग क्या बोल रहा है कि 1/3 पोर्शन, टोटल डिस्टेंस में s था तो उसका 1/3 पोर्शन क्या हो जाएगा, s/3 हो जाएगा, ठीक है, यही ना मेरा 1/3 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या है कि टोटल डिस्टेंस का s पता है पर टोटल टाइम जो है वो पता नहीं है, तो इसी को फाइंड आउट करना है। केस नंबर 1 में टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे, तो डिस्टेंस होता है यहाँ केस में कितना है, s/3, ठीक है, क्योंकि 1/3 पोर्शन कर रहा है, और जब 1/3 कर रहा था तो वो कितना स्पीड चल रहा था, तो 20 km/h। तो हम इसको क्या लिखेंगे, s/60, ठीक है, s/, हम लोग क्या लिखेंगे, ये 60 लिखेंगे, ये टाइम t1 है। और केस 2 जो है आपका, केस 2 में क्या होगा, सॉरी फॉर द नॉइज, केस 2 आपका क्या होगा कि अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, तो टोटल डिस्टेंस s था, उसमें से s/3 तो ट्रैवल कर लिया ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2s/3 आ जाएगा, यही मेरा क्या हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया, है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। अब इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन 2s/3, और इस समय वो कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ये रिमेनिंग पोर्शन के लिए 44 किलोमीटर, यहाँ 44 लिख दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू आपका कुछ कैलकुलेट करने के बाद s/66, क्या आ जाएगा, s/66 आ जाएगा, ठीक है, s/, आ जाएगा 66। अब एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो s दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, तो टोटल टाइम हम लोग को दिया हुआ है t1 प्लस t2, है ना, तो s ही रहेगा, और टाइम t1 कितना था, देखिए s/60, ठीक है, लिख दिए, और टाइम t2 कितना है, s/66। दोनों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स मेरा आ जाता है 31.4, ठीक है, 31.46 अपॉन आ जाता है, इतना km/h आ जाता है लगभग, ठीक है, सॉल्व करके एक बार देख लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। तो हम लोग का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को समझने से पहले हम लोग जरा सा वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या बोलता है, ये सिंपली बताता है हम लोग को डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
आप पहले ही समझ सकते हैं वेलोसिटी के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर स्पीड रहता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता, लेकिन इसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को भी बताता है। अब इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है उसको भी हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस है आइदर बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट का। ऐसा क्यों? जो डिस्टेंस जो है हम लोगों ने जब डिस्कस करा था दोनों पे, जैसे आप रिवाइंड करके हल्का सा देख लीजिए कि उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या रहता है शॉर्टेस्ट पाथ एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक्चुअल पाथ के बारे में बात करता है, जो कि हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो कम से कम बराबर तो होना ही पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली स्पीड जो है वो नहीं तो बड़ा होगा, ठीक है, और नहीं तो बराबर होगा किसका, वेलोसिटी का। अब इसके बेसिस पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ पोजीशन x से लेकर वो x डैश पे चल गया, x उसका इनिशियल पोजीशन था और x डैश जो है उसका फाइनल पोजीशन था। फिर से x जो है उसका इनिशियल था, क्या था, इनिशियल, और ये जो x डैश था वो उसका फाइनल है ना। तो जब इनिशियल था तो उसका टाइम था t, और जब फाइनल में गया तो उसका टाइम हो गया t1 या t डैश कह सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, तो हम लोग अभी देखें वेलोसिटी जब हम लोग करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए हम लोग ने जब डिस्प्लेसमेंट देखा था तो xf माइनस xi देखा था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो फाइनल x डैश है माइनस x डिवाइडेड बाय t डैश माइनस t, तो ये दोनों को जैसे ही करेंगे तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा ना। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो हो सके तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। और ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय रन्स फ्रॉम होम टू मार्केट, ठीक है, विच इज 1 किलोमीटर अवे, ठीक है। मतलब एक जो लड़का है वो अपना घर से कहाँ जा रहा है, मार्केट की तरफ, जो कि कितना है, 1 किलोमीटर दूर है। चलो आगे देखते हैं। ये रीचेस 30 मिनट, तो उसको पहुंचने में मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में, मार्केट पहुंचने में उसको कितना देर लग गया, तो 30 मिनट लग गया, ठीक है। मार्केट पहुंचने में उसको 30 मिनट लग गया। और देखा जाए कि मार्केट जो है, देखो मार्केट जो है वो क्या है, क्लोज है, मतलब बंद था, ठीक है। अब वो वापस आ गया, ठीक है। अब वो अपना घर की तरफ वापस आया, लेकिन घर की तरफ जैसे ही वापस आया तो स्टॉप आफ्टर 15 मिनट एट अ फ्रेंड हाउस, उसका दोस्त का घर था जो आधा किलोमीटर बीच में ही पड़ता था, तो वहां पे वो रुका, जो कि कितना डिस्टेंस पे था, 0.5 किलोमीटर फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, ये जो 0.5 किलोमीटर पहुंचने में उसको कितना देर लग गया, 15 मिनट लग गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, है ना, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, ठीक है, टोटल टाइम भी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल किया, तो पहले गया भैया 1 किलोमीटर इधर, ठीक है, अब प्लस फिर कितना आया 0.5, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 1 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम उसको कितना लग गया, तो टाइम उसको लग गया, पहले गया वो 30 मिनट गया, मार्केट जाने में लग गया, फॉर मार्केट मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर मार्केट, है कि नहीं। और फिर अपना दोस्त यहाँ पे आया, उसको लग गया 15 मिनट, फॉर फ्रेंड हाउस या फिर फ्रेंड लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको लग गया 45 मिनट, कितना लग गया, 45 मिनट। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, तो 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा, 3/4 आवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग को टोटल टाइम मिल गया कितना, 3/4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/4। तो अब ये दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 3/4, तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है इसमें, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है और साथ में हम लोग का टोटल टाइम भी देखना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। तो फाइनल क्या है, जब वो मार्केट पहुंचा, तो मार्केट पहुंचा तो कितना हो गया था उसका, तो 1 किलोमीटर था, और जब इनिशियल क्या था, तो 0.5, जो उसका दोस्त का जो बीच में पड़ रहा था, ठीक है, जो उसका घर का मतलब दोस्त का घर जो बीच में पड़ रहा था। और टोटल टाइम तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/4, तो यहाँ कितना हो गया, तो 0.5/3/4 दैट इज इक्वल टू 0.6
67 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा हो गया क्या, एवरेज वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका नाम से डिफाइन हो जाता है इंस्टेंट, ये किसी इंस्टेंट क्षण का बारे में बात करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, मतलब स्पीड जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, then the speed of a body of that body at any instant of time is known as instantaneous speed। ठीक है, ये इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब मान लेते हैं कि वो जो बॉडी जो है वो ट्रैवल किया डिस्टेंस डेल्टा x, ठीक है, और हम लोग टाइम उसको कितना लग गया, डेल्टा t लग गया उसका टाइम। तो ये जो डेल्टा t है जब इस टेंडिंग टू जीरो होगा, कहने का मतलब ये एक अप्रोचिंग वैल्यू है, नॉट एग्जैक्टली जीरो है। ठीक है, अप्रोचिंग वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है। तो जो एवरेज स्पीड जो रहेगा ना वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा बिहेव करने लगेगा। जैसे गाड़ी चल रहा है और वो स्पीड से चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बोल रहा है कि रुको, और हम लोग जैसे ही उसको धीरे कर रहे हैं, तब जो ये इंस्टेंट हो रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को अपना और वो जो टाइम स्लॉट है उसको भी हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन नॉट कंप्लीटली जीरो नहीं कर रहे हैं। तो तब जो एवरेज स्पीड जो है ना, तब वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा बिहेव करने लगता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेटिव मोड में हम लोग क्या लिखते हैं कि लिमिट जो है, इसके ऊपर लिमिट लगा दी, क्योंकि ये कंप्लीट जीरो तो नहीं है, तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इनटू dx अपॉन dt। तो यहाँ पे डेल्टा x और डेल्टा t ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों में ये जो चारों इस पे कंफ्यूज नहीं, ये इसका एक इनफिनाइटेसिमल वैल्यू है। क्या है, इनफिनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब इससे भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा वैल्यू, उसका भी एक बहुत ही छोटा, अगर हम लोग पर्टिकुलर देखते हैं ना, तो ये हम लोग का इनफिनिटेसिमल हम लोग वैल्यू कहते हैं। उसी तरह ये इनफिनिटेसिमल वैल्यू है डेल्टा t का dt। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। वही बात है, बस यहाँ पे वेलोसिटी आ गया। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ ऑफ मोशन, मतलब मोशन कर रहा है और किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उसका वेलोसिटी को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सेम यहाँ पे अप्रोचिंग वैल्यू जो है डेल्टा t का, वो आपका टेंडिंग टू जीरो रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे क्या था, एवरेज स्पीड जो है इंस्टेंट स्पीड की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपका किस तरह से बिहेव करेगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगा, है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह। तो अगेन वही एवरेज आपका क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dx अपॉन dt लिखेंगे। अच्छा, नोट करने के वाला बात यहाँ पे क्या है, ये कभी-कभी वन वर्ड में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलते हैं कि स्पीडोमीटर जो है, ठीक है, और ऑडोमीटर, कंफ्यूजन नहीं है इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोगों ने हालांकि सबको पता होना चाहिए। स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंट स्पीड को बताता है, ध्यान रखिएगा, कोई व्हीकल का वो इंस्टेंट स्पीड को कौन बताता है, स्पीडोमीटर, नेम से डिफाइन होगा। और जब ऑडोमीटर के बारे में बात करेगा तो ये डिस्टेंस को बताता है, ये ध्यान रखिएगा, एक डिस्टेंस को बताता है, दूसरा स्पीड को बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, तो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। कोई भी एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब its distance from the origin is given by the equation x is equal to 5t minus t square। मान लेते हैं ये ओरिजिन है और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ, वो एक इक्वेशन के हिसाब से गिवन है। ठीक है, जो कि है मेरा x is equal to 5t minus t square दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ टाइम इंटरवल t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकंड। ठीक है, ये पहला हम लोग निकालना है एवरेज स्पीड, दूसरा निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि है t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ये क्वेश्चन करने से आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। तो नंबर 1 हो गया आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी टाइम है, दोनों को हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो x जो है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक इक्वेशन का फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर्मेट में है 5t minus t स्क्वायर, और यहाँ पे साथ ही साथ दो इंटरवल भी दिया हुआ है। तो पहला इंटरवल एट t is equal to 0, जैसे t is equal to 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
और जब t का वैल्यू अगर हम लोग एट t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर रहे हैं तब मेरा x का वैल्यू क्या आ जाता है, x का वैल्यू आ जाता है मेरा 6। तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा और जो टाइम स्लॉट है वो टाइम कितना हो जाएगा, तो वो मेरा 2 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। डेल्टा x हो जाएगा 6 - 0 और जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड, क्योंकि ये इंटरवल तो 0 ही है ना, तो यहाँ पे 2 सेकंड हो गया। तो यहाँ मेरा कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड, ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया। अब जब अगर हम लोग एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो भी यहाँ पर मेरा इक्वेशन है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। 5t - t², किस टाइम पे निकालना है, तो t = 2 सेकंड पे। ध्यान रखिएगा ये इंस्टेंटेनियस है इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं बनेगा। तो यहाँ कैसे बनेगा, तो यहाँ एक लिमिटिंग वैल्यू हम लोग को डालना पड़ेगा, दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 dx/dt। ठीक है, dx/dt क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंट पे काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट सिंबल चेंज को ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज को ले रहे हैं, इसलिए कैलकुलस को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो d/dt यहाँ पर पुट कर दिए। x का वैल्यू हो गया मेरा गिवन है 5t - t²। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई होप कि आप लोग आते होंगे, ये कांस्टेंट है बाहर चल जाएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 और ये 2t आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 5 - 2t ये आ गया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू आ गया और ये किस इंस्टेंट पे निकालना है, तो t = 2 सेकंड। तो एट t = 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, तो t = 2 सेकंड पे यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इससे पहले हम लोगों ने जस्ट निकाला जो कि था 3 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ, अपकमिंग वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।